हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरु ऑफ फार्मा। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टैबलेट में लेक्चर नंबर 3। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ मेजर पोर्शंस पे बात करने वाले हैं, जिससे हर साल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है आज के लेक्चर में। इसमें हम लोग बात किस पे करेंगे, हम लोग बात करेंगे इसमें टैबलेट के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में देखेंगे, टैबलेट पंचिंग मशीन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे टैबलेट के डिफेक्ट्स के बारे में, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और हम उसके बाद बात करेंगे इवैल्यूएशन टेस्ट्स के बारे में। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी सीरीज चल रही है जीपैट एंड नाइपैट 2025 के फ्री क्रैश कोर्स की, जिसमें हम फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जिसमें फार्माकोलॉजी में हमने जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट कर दी पीवाईक्यू डिस्कशन के साथ में। उसके बाद हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था, और हम फार्मास्यूटिक्स में हमने प्री फॉर्मुलेशन कंप्लीट कर दिया डिटेल के साथ। उसका पीवाईक्यू डिस्कशन भी हो चुका है। उसके साथ ही हमने टैबलेट स्टार्ट किया है। उससे पहले एक लेक्चर हमने लिया था जिसमें हमने डोजेस फॉर्म के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, टैबलेट में भी 2 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमारा इंट्रोडक्शन और बाकी इंट्रोडक्शन सेशन था, एक्जिपिएंट्स के बारे में बात हुई थी। सेकंड लेक्चर में हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एक्जिपिएंट्स को कंप्लीट डिटेल में कवर किया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके एक बार चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है वीडियो के एंड में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना और वीडियो को देख लेना। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट सेक्शन में, जिसको मैं इस वीडियो में थोड़ा सा एड्रेस कर दूं। 1 मिनट लगेगा, उसके बाद हम चीज़ें आगे बढ़ेंगे। सबसे मेजर क्वेश्चन आ रहा था नोट्स से रिलेटेड, तो वेबसाइट पे काम चल रहा है विद इन दिस वीक। तो इतना आपने सपोर्ट किया, थोड़ा सा और वेट कर लो। इस वीक के अंदर मैं सारे नोट्स वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो इस वीक के अंदर मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स के। दूसरा एक क्वेश्चन था शेड्यूल से रिलेटेड। तो यार देखो, मुझे भी इस पूरी सीरीज़ के साथ अपना कॉलेज और सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो एग्जैक्ट आपको मैं प्रॉपर शेड्यूल दे पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्योंकि देखो, शेड्यूल बनाने को तो मैं बना के दे दूँ आपको कि हाँ मैं इस दिन कराऊंगा, उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल प्लान कर लोगे। और फिर उस हिसाब से अगर मैं किसी भी रीज़न से वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपके शेड्यूल में भी, और फिर आप कमेंट करोगे और मैसेजेस करोगे तो मेरे लिए भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए मैं ये एश्योरेंस आपको देता हूँ कि इसकी वजह से ये सीरीज़ रुकेगी नहीं। मैं फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी तो कंप्लीट कवर कराऊंगा आपका एग्जाम से पहले। उसके साथ ही बाकी टॉपिक, बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, ये तो आप इसके लिए वो रहो कि अब मैं ये नहीं छोड़ने वाला हूँ, सीरीज बंद नहीं होगी। और दूसरी बात, शेड्यूल की बात, तो मैं वीकली शेड्यूल आपका मैं वीकली शेड्यूल व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दिया करूंगा हर वीक में। जैसे आज मंडे है वीडियो का, तो मैं वीकली शेड्यूल अपडेट कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहां से आप वीकली शेड्यूल्स ले सकते हो। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम और भी चीज़ें आपको बता अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इतना आपको थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना है, बाकी मैं सारी चीज़ें आप लोग के लिए ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहूँगा। और बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज यार थोड़ा सा ये बातें मुझे क्लियर करनी थी, वो हो गई। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो जो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन। जो टैबलेट पंचिंग मशीन होती है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले आज लोग बात करेंगे। तो ये एक डायग्राम देखो, ये आपका एक टैबलेट पंचिंग मशीन है, जिसमें यहाँ से ये आपका क्या हो गया, ये आपका हॉपर हो गया जहाँ से आप मटेरियल फीड करते हैं। उसके बाद ये आपका अपर पंच हो गया, ये नीचे आपका यहाँ पे ये लोअर पंच हो गया, ये डाई हो गई यहाँ पे। इस डाई के हिसाब से टैबलेट का शेप डिसाइड होता है, जिस शेप की डाई रहेगी उस शेप का टैबलेट बनने वाला है। ये टेबल डाई को होल्ड करके रखी हुई है। फिर ये इजेक्शन रेगुलेशन स्क्रू है कि टैबलेट कैसे इजेक्ट होगा, जब लोअर पंच का प्रेशर कम होगा तो टैबलेट अपने आप इजेक्ट हो जाएगा। इसका भी मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये कैपेसिटी रेगुलेटिंग स्क्रू है। तो आज उसको पहले हम सारे एक एक पार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उसके हिसाब से हम एक एक पार्ट को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हॉपर की। हॉपर क्या होता है? हॉपर जैसे पता है आपको, भी पता ही होगा कि होल्ड एंड फीड द मटेरियल टू बी कंप्रेस्ड। ये क्या करता है, जो हमें मटेरियल कंप्रेस करना, आपका एपीआई हो गया, एक्सिपिएंट्स हो गया, सारे मटेरियल्स को हॉपर क्या करता है, होल्ड करता है, उसके बाद उसको फीड करता है। ठीक है, टाइम टू टाइम फीड करता रहता है उस किसके लिए, ताकि वो कंप्रेस हो जाए और टैबलेट में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा आता है हमारे पास पंचेस। अब पंचेस का क्या काम है, सिंपल सी बात है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, पंच क्या करता है, पंचिंग करता है, तो कंप्रेस द टैबलेट विद इन द डाई। डाई के अंदर टैबलेट मटेरियल्स को क्या करता है, कंप्रेस करके उनको टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है तो उनको टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है डाइज। डाइज का क्या काम है, डाइज डिफाइन द साइज एंड शेप ऑफ द टैबलेट। डाइज क्या करती है, साइज शेप ऑफ द टैबलेट, क्योंकि यहाँ पे डाई में ही हमारा जिस शेप की डाई रहेगी उतना मटेरियल उसमें फिल होगा, उसके बाद वो
पंच के द्वारा कंप्रेस कर दिया जाएगा। तो जो डाइज होती है उसी से टैबलेट का शेप एंड साइज डिफाइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डाई टेबल। डाई टेबल क्या करता है, ये ऐसा पोर्शन है जो होल्ड करके रखती है डाइज को जो होल्ड करके रखती है उसको क्या बोलते हैं, हम डाई टेबल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है कैम ट्रैक। अब जो कैम ट्रैक और इसके बाद जो मैं बताऊंगा टरेट्स, ये दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यू में, ठीक है। तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कैम ट्रैक का क्या मतलब है, कैम ट्रैक क्या करता है, जो पंच के मूवमेंट होते हैं उनको गाइड करता है। अपर पंच और लोअर पंच का जो मूवमेंट होता है उसको कौन गाइड करता है, उसको गाइड करता है कैम ट्रैक। और दूसरा आता है टरेट्स। टरेट्स का क्या काम है, ये अपर और लोअर पंच को होल्ड करके रखता है, ठीक है। टरेट्स का क्या काम है, ये अपर और लोअर पंच को होल्ड करके रखता है, ठीक है। क्या, तो यहाँ पे दो है क्या, क्या एक है कैम ट्रैक। कैम ट्रैक क्या करता है, वो पंच के मूवमेंट को गाइड करता है। दूसरा होता है टरेट्स। टरेट्स क्या करते हैं, अपर और लोअर पंचेस को होल्ड करके रखते हैं। समझ के बात को। तो अपर और लोअर पंच को कौन होल्ड करके रखता है, टरेट्स, और उसके मूवमेंट को कौन गाइड करता है, कैम ट्रैक, ठीक है। ये चीजें आप याद कर लो एक बार, नाम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे किसके बारे में। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक ही एनिमेशन है, कंपोनेंट्स ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन। अब यहाँ स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं तो देखो क्या है, यहाँ पे ये ऊपर जो है ये अपर पंचेज है, नीचे जो है वो लोअर पंच है, और यहाँ पे ये देखो ये आपकी क्या है, डाइज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या आ रहा है, वेट एडजस्टमेंट रैंप। ये वेट एडजस्टमेंट रैंप ये क्या करता है कि जैसे देखो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर देखो तो ये अपर पंच जो लोअर पंच जो है वो कंप्लीट आ रहे हैं, फिर जैसे ये जितना नीचे जाएगा उतना यहाँ पे डिस्टेंस, उतना स्पेस बन जाएगा, और उतने स्पेस में आपकी ये फीडर के द्वारा, हॉपर के द्वारा क्या हो जाती है, उतने स्पेस में ड्रग फिल हो जाएगी। और उसके जब उतने स्पेस में ड्रग फिल होगी तो मूवमेंट होगा। मूवमेंट होने के बाद यहाँ से ऊपर आएगा क्या, कंप्रेशन में ये अपर कैम जो होगा वो नीचे से जाएगा और इसको कंप्रेस करेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। इस पोर्शन में कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होने के बाद फिर क्या होगा, फिर यहाँ से जो लोअर पंच है, जब यहाँ कंप्रेस हो गई टैबलेट्स, यहाँ तक कंप्रेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर लोअर पंच क्या होगा, लोअर पंच का अपर मूवमेंट होगा और टैबलेट्स क्या हो जाएंगी, इजेक्ट हो जाएंगी। समझिए बात को। तो ये एक कंप्लीट ऐसा प्रोसेस होता है टैबलेट पंचिंग मशीन में, ठीक है। तो यहाँ से कंप्लीट प्रोसेस इस तरीके से हम देखने को मिलता है, जिससे हमें एक टैबलेट का फॉर्मेशन होता है। समझिए बात को कि कैसे टैबलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सबसे पहले क्या होता है, लोअर पंचेस नीचे मूव करते हैं जिससे फीडर के द्वारा उसमें फीड होता है, फिर उसके बाद अपर पंच के द्वारा उसको कंप्रेस किया जाता है, पंच किया जाता है। फिर पंच करने के बाद फिर जो अपर पंच है, इसको मैं रेज कर देता हूँ आप तक समझ लो, फिर जो लोअर पंच है वो ऊपर साइड मूव करेंगे और टैबलेट जो होगा वो इजेक्ट हो जाएगा, ठीक। और नीचे ये वेट कंट्रोल यूनिट लगी होती है, इससे ये क्या कंट्रोल करती है, ये जो हमारे नीचे जो लोअर पंचेस है उनको रेगुलेट करती है। तो जितना वो रेगुलेट होंगे उतना ही वेट टैबलेट का, उतना ही वेट हमारा मटेरियल का आएगा और उतने ही वेट की टैबलेट हमें बनेगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा क्या था, कंपोनेंट्स है टैबलेट पंचिंग मशीन का, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे टैबलेट के डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। समझिए बात को। अब हम बात करने वाले टैबलेट डिफेक्ट्स के बारे में। हमने बात कर ली टैबलेट मशीन के बारे में, जब तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बता दिए। क्वेश्चन आने होंगे तो वहीं से आ जाएंगे, उसके बाहर से उसमें क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक। बाकी आप पीवाईक्यू अभी हमारे साथ सॉल्व करो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, ठीक। चलो तो सबसे पहला जो हमारा डिफेक्ट है वो है कैपिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिंग के बारे में। अब देखो कैपिंग और लैमिनेशन दोनों को रिलेटेड है और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसी वजह से उसमें कंफ्यूजन होती है, क्योंकि दोनों के कॉज सेम है, दोनों की रेमेडीज भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जहाँ पे क्वेश्चन फंस जाता है और जहाँ से लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है टैबलेट डिफेक्ट, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको 2004 में था, 2016 में था, 2023 रिसेंट में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन को अच्छे से करना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिंग। कैपिंग क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन, ठीक है। टॉप और बॉटम क्राउन का पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन जो होता है उसको बोलते हैं कैपिंग। अब देखो इसको सिंपल सा याद रखना है, क्या, सी फॉर कैपिंग, सी फॉर क्राउन। जहां से क्राउन की बात आ जाए वहां पे किसकी बात कर लेंगे, वहां हम बात कर लेंगे कैपिंग की, खत्म बात। अब इसके कॉज कौन कौन से हैं, इसके कॉज है सबसे पहला एयर इंट्रैपमेंट। अगर जब हम पारा पंच हो रहा है उस पर क्या हो जाए कि मटेरियल्स के बीच में एयर इंट्रैप हो जाए, तो जब एयर इंट्रैप हो जाए तो जब एयर बाहर निकलेगी तो क्या करेगा, वो हमारा क्राउन को, टैबलेट की क्राउन को रिमूव कर देगा। दूसरा हमारा हो सकता है डीप कॉनकेव पंचेस। अगर जो पंचेस जो है वो बहुत ज़्यादा ही डीप कॉनकेव है तो भी ये रीज़न देखने को मिलता है। और ड्राई ग्रेनुलेशन, अगर जो हमारा ग्रेन्यूल्स हैं वो पूरी तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो जाते हैं तब भी हमें ये कैपिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसकी रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती है, हम सबसे पहले क्या एक प्री कंप्रेशन कर सकते हैं। प्री कंप्रेशन से क्या होगा कि फाइनल कंप्रेशन करने से पहले थोड़ा सा अगर उसको हम कंप्रेस कर दें तो जो उसकी एयर्स हैं उसको हम निकाल सकते हैं। दूसरा हम फ्लैट पंचेस यूज़ कर सकते हैं, और हमारा जो ड्राई ग्रेनुलेशन है, ड्राई है तो उसकी जगह हम सर्टेन मॉइस्चर
परसेंट ऑफ मॉइस्चर ऐड कर सकते हैं, किसके द्वारा, बाई सॉर्बिटॉल एंड पॉलीथिलीन ग्लाइकोल को ऐड करके हम सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को ऐड कर सकते हैं, जिससे हम कैपिंग प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये टॉप एंड टॉप, ये देखो यहाँ पे जो टॉप क्राउन है टैबलेट की वो सेपरेट हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिंग। सेम अगर ये नीचे से सेपरेट हो रही हो तो भी वो कैपिंग के अंदर में ही आएगा, टॉप एंड बॉटम क्राउन। अब दूसरा जो है वो है लेमिनेशन। लेमिनेशन क्या होता है, लेमिनेशन में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। अब देखो यहाँ पे सी फॉर कैपिंग था, वहां पे क्राउन में सेपरेट हो रहा था। एल फॉर लेमिनेशन, लेयर्स। अगर एक या एक से ज्यादा लेयर में सेपरेट हो रहा है तो वो हो जाता है लेमिनेशन, और अगर टॉप या बॉटम क्राउन का सेपरेशन होता है तो वो हो जाता है कैपिंग। बस सिंपल सी इतनी बात याद रखना, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या है, सेम कॉज जो कैपिंग के हैं वही लेमिनेशन के भी, एयर इंट्रैपमेंट, डीप कॉन के पंचेस या ड्राई इनोवेशन। जब कॉज सेम है तो रेमेडीज भी सेम ही होंगी। कौन कौन सी रेमेडीज हैं हमारे पास, प्री कंप्रेशन, फ्लैट पंचेस और सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को ऐड करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ऊपर देखो तो बस क्राउन सेपरेट हो रहा था, यहाँ पे देखो 1 2 3 अलग अलग लेयर्स में टैबलेट टूट गई, तो ये हमारा क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लैमिनेशन। समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट डिफेक्ट है वो है वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन में क्या होता है, जैसे आप उसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि अगर जो कई सारी टैबलेट्स बन रही है तो उसमें कुछ टैबलेट्स क्या होगी, उनका वेट जो हो वो अलग अलग आ जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, वेट वेरिएशन। अब वेट वेरिएशन का कॉज क्या होगा, अगर जो हमारा ग्रेन्यूल्स या पाउडर जो हम यूज कर रहे हैं वो उसका फ्लो जो है वो पुअर है। अगर पुअर फ्लो है तो मतलब क्या हो जाए कि जो क्वांटिटी हमारे डाइज में आएगी कभी कम कभी ज्यादा क्वांटिटी आएगी, क्योंकि उसका फ्लो पुअर है। तो वो एक कॉज हो सकता है वेट वेरिएशन के लिए। दूसरा कॉज क्या हो सकता है, लैक ऑफ ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट। अब ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट का रोल जो है वो मैं बता चुका हूँ पहले ही, अब यहाँ पे मैं उसको नहीं बताऊंगा। अगर आपने 2 लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे एसोसिएटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके रेमेडीज। रेमेडीज का सिंपल सा काम है, क्या रेमेडीज है, हम पहले फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव करो और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, क्योंकि लैक कर रहा तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट ऐड कर दो, खत्म बात। अब इसका देखो वेट वेरिएशन में, जैसे यहाँ पे 2 टैबलेट्स का एग्जांपल दिया हुआ है, एक टैबलेट का 550 mg आ रहा है एक्यूरेट वेट, दूसरा टैबलेट लाइट वेट हो गया 543.75 हो गया। सेम अगर दूसरा यहाँ पे एक और टैबलेट हमने वेट किया वो 564 पहुंच गया, ठीक है, 564 mg पहुंच गया, तो ये क्या है, ये वेट वेरिएशन के एग्जाम्पल्स, ठीक। आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी कुछ और डिफेक्ट्स हैं टैबलेट के, उसके बारे में बात करते हैं। अगले जो कुछ डिफेक्ट्स हैं वो सबसे बाद नेक्स्ट जो है वो है पिकिंग। पिकिंग और स्टिकिंग ये दोनों भी आपस में थोड़ा सा कोरिलेटेड है, उसके बारे में बात करते हैं। पिकिंग क्या होता है कि सेम यहाँ से याद करो, जैसे पी फॉर पिकिंग, पी फॉर पंच। अगर जो मटेरियल है वो पंच के फेस पे एडहेयर हो रहा है ना, जो हमारा टैबलेट पंच है उसके फेस पे एडहेयर हो रहा है तो उसको बोलते हैं पिकिंग, ठीक है। कैसे, मतलब यहाँ पे डाई में हमारे पास क्या है, एक यहाँ डाई में हमारे पास पाउडर भरा हुआ है और ऊपर से हमने क्या किया कि पंच से हमने वो किया, और पंच जब निकला तो उसके सरफेस पे ये पाउडर एडहेयर हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिकिंग, ठीक है। अब इसके रीजन क्या क्या है, सबसे पहला रीजन है इसका कि एक्सेसिव मॉइस्चर इन ग्रेन्यूल्स। अब देखो अभी हमने पीछे बताया कि अगर मॉइस्चर कम हुआ तो क्या हो जाता है हमारे पास, अगर हमारे पास मॉइस्चर कम हुआ तो हमारे पास कैपिंग एंड लेमिनेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो क्या देखने को मिलेगी, पिकिंग देखने को मिलेगी। और अगर उसमें लुब्रिकेंट्स की कमी है, टू लिटिल और इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट्स हैं, तो भी हमें पिकिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इसका हमारे पास रेमेडीज़ क्या है, सबसे पहले हम प्रॉपर ड्राइंग करें ग्रेन्यूल्स की, मतलब जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ऑप्टिमम रखना है। अगर कम हुआ तो हमारे पास कैपिंग लेमिनेशन देखने को मिली, अगर ज़्यादा हुआ तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, हमें पिकिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। पिकिंग या स्टिकिंग भी देखने को मिल सकती है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके जो पंच का फेस है उसको हम क्रोमियम से कोट कर दें। जो हम पंच यूज कर रहे हैं उसके फेस को अगर हम क्रोमियम से कोट कर दें तो वहां पे क्या हो जाता है, टैबलेट एडहेयर नहीं हो पाते टैबलेट मटेरियल, तो हमारे पिकिंग प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, पिकिंग से बनी हुई टैबलेट, तो ये जो टैबलेट का ये ऊपर का इतना पार्ट है ये क्या हुआ, ये पंच के फेस में निकल गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास पिकिंग की बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है सेम इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टिकिंग। स्टिकिंग में क्या होता है, टैबलेट जो मटेरियल होता है वो डाई के वॉल से एडहेयर हो जाता है। अभी क्या हम कह रहे थे कि पंच नीचे आया, पंच ने उसको वो कर लिया, मतलब उसको अपने साथ अटैच करके ले गया। बट नीचे क्या होता है कि अगर पंच नीचे आया बट वो मटेरियल जब इजेक्ट होने लगा तो क्या हुआ कि डाई के वॉल्स में थोड़ा सा मटेरियल रह गया, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिक। देखो इसको एक और उस वे में समझो, स्टिकिंग मतलब, पिकिंग मतलब क्या होता है कि किसी चीज को पिक करना, उठाना। तो पंच ने प्रेस किया, प्रेशर लगाया और वो उसको क्या किया, उठा लिया थोड़ा सा। स्टिकिंग में क्या होता है, स्टिकिंग मतलब चिपका रह जाना, चिपकना। तो टैबलेट की डाई वॉल से जब वो बाहर निकल रही थी टैबलेट, तो वो बाहर निकल नहीं पाई, वो क्या रह गई, चिपकी रह गई। तो ये होता है हमारा स्टिकिंग, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगला जो है इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस सेम है इसके भी, एक्सेसिव मॉइस्चर इन ग्रेन्यूल्स और टू लिटिल और इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन। इसके रेमेडीज क्या है, रेमेडीज में हम प्रॉपर ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये रहा,
ये डाई के वॉल्स पे टैबलेट चिपकी रह गई, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पिकिंग का एग्जाम, मतलब जब टैबलेट निकलेगी तो हमें इस तरीके से टैबलेट निकलेगी, क्योंकि वो उसका कुछ पोर्शन डाई के वॉल्स पे अटैच रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और आता है हमारे पास डबल इंप्रेशन। डबल इंप्रेशन क्या होता है कि जैसे हमारे पास टैबलेट्स हैं, अब टैबलेट्स में आपने देखा होगा कि ऊपर कुछ टैबलेट्स में कुछ इंप्रेशन बने हुए थे, कुछ में कुछ लेबल लिखा हुआ होता है, कुछ में मैक्सिमम टैबलेट्स में हमने देखा होगा ऐसे बीच से लाइनिंग बनी होती है, ठीक है। ये क्या होता है, ये इंप्रेशन जो होता है वो पंच के ऊपर बना हुआ होता है, तो जब पंच प्रेशर लगाता है तो सेम इंप्रेशन टैबलेट में आ जाता है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि ये एक लाइन की जगह यहाँ पे 2 लाइन बन गई, ठीक है, ठीक है, 3 लाइन बन गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर कुछ जो ऊपर कोई लेटर इंग्रेव है या कंपनी का कुछ ब्रांड इंग्रेव करना है टैबलेट के ऊपर, वो एक से ज्यादा बार इंग्रेव हो गया, तो उसको, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस कंडीशन को हम लोग, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डबल इंप्रेशन। इसका रीजन क्या है कि पंचेस हैव मोनोग्राम, और वो अदर इंग्रेविंग जो है वो उस पर एक से ज़्यादा बार अटैच हो जाना, ठीक है। इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है हमारे पास ड्यू टू अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ पंच। अगर जो पंचेस का मूवमेंट है वो अगर कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा बार मूव कर रहा है, तो वो हमें यहाँ पे हमें डबल इंप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ द पंच, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेमेडीज। इसके रेमेडीज क्या है, यूज एंटी टर्निंग डिवाइस। एंटी टर्निंग डिवाइस क्या होता है कि जैसे टैबलेट का अनकंट्रोल मूवमेंट का मतलब क्या है, टैबलेट अनकंट्रोल तरीके से मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटी टर्निंग डिवाइस का यूज करके हम उसको यूज कर सकते हैं, ताकि टैबलेट का जो मूवमेंट है वो एक प्रॉपर शेप में रह जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि ये नॉर्मल टैबलेट है जिसमें एक सिंगल मोनोग्राफ है, और इस टैबलेट में एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, तो ये हमारा क्या है, डबल इंप्रेशन है, ठीक है, सिंगल इंप्रेशन, डबल इंप्रेशन। अब हम लोग बात करेंगे टैबलेट डिफेक्ट्स, हमने बात कर ली, अब हम आगे बढ़ेंगे टैबलेट के इवैल्यूएशन पे, ठीक है। अभी आज के वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, अभी तक हमने सबसे पहले टैबलेट की मशीन्स के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने टैबलेट डिफेक्ट्स के बारे में देखा। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ एक दो और टैबलेट्स के डिफेक्ट्स एक दो और हैं, उसके बारे में मैं बता दूं, उसके मैं नाम डाल देता हूँ और साथ में बता दे रहा हूँ, तो आप नोट डाउन कर लो। एक होता है, क्या होता है कि एक डिफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं चिपिंग, ठीक है। चिपिंग में क्या होता है कि जैसे टैबलेट्स है, ठीक, जैसे ये टैबलेट है, ठीक है, और ये जो इसके एजेस है, अगर यहाँ से टैबलेट थोड़ा ब्रेक डाउन हो रही, तो इसको हम बोलते हैं क्या, चिपिंग। तो ब्रेक डाउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द एजेस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, चिपिंग। दूसरा एक और आता है मॉटलिंग, ठीक है, मॉटलिंग, इसको हम कोटिंग में भी देखेंगे, बट एक इधर आता है मॉटलिंग। मॉटलिंग में क्या होता है, अगर टैबलेट पे हमारा जो कलर है वो क्या हो जाए कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइट और डार्क, जैसे हमारे पास कोई टैबलेट है, अब इस पर कुछ स्पॉट्स जो होंगे वो बहुत डार्क हो जाएंगे, कुछ लाइट हो जाएंगे, तो लाइट एंड डार्क स्पॉट्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉटलिंग बोलते हैं, ठीक है, समझिए बात को। तो ये दो और डिफेक्ट्स थे जिसको आप याद रख लो, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स के बारे में। तो इवैल्यूएशन करने के लिए 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है ऑफिशियल टेस्ट, दूसरा होता है नॉन ऑफिशियल टेस्ट। तो नॉन ऑफिशियल टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, हम जनरल अपीयरेंस देखते हैं, जैसे साइज एंड शेप हो गया, और साथ में ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज लाइक कलर, ऑर्डर, टेस्ट, इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा हमारे पास एक और होता है नॉन ऑफिशियल में, हार्डनेस के बारे में भी बात करते हैं। फिर ऑफिशियल टेस्ट, ऑफिशियल टेस्ट में हम लोग किसके बात करते हैं, ऑफिशियल टेस्ट में हम लोग बात करते हैं वेट वेरिएशन टेस्ट के बारे में, हम लोग बात करते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के टेस्ट के बारे में, हम लोग उसमें बात करते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट के बारे में, और हम लोग बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, और हम लोग बात करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट। ये होता है ऑफिशियल टेस्ट में, ये, और इसके पहले हमने देखा वो होता है नॉन ऑफिशियल टेस्ट, ठीक है। तो ये ऑफिशियल, कभी कभी कुछ एग्जाम्स में से जीपैड में तो शायद पूछा नहीं अभी तक, बट कभी आप कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा ऑफिशियल टेस्ट है, इसमें से कौन सा नहीं, 4 टेस्ट दे देगा, उसमें बोल देगा कौन सा ऑफिशियल टेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग एक बार ध्यान से रखना, ठीक है। जैसे जैसे आप टेस्ट लिखना उसके आगे लिख देना ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, तो कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, इससे कभी क्वेश्चन आता नहीं, बट अगर कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिया और ये पॉइंट्स अगर आप गलत करके चले जाओगे तो फिर आपको बहुत गिल्ट होता है कि यार इतना बेसिक कैसे गलत हो सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिक चीज़ें भी आप स्ट्रॉन्ग करके रखो, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे नॉन ऑफिशियल टेस्ट में शेप एंड साइज के बारे में, ठीक है। तो जो हमारे टैबलेट की जो थिकनेस होती है उसकी किसके द्वारा मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है माइक्रोमीटर में, और किसके द्वारा, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा। और जो थिकनेस का लिमिट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, थिकनेस की जो लिमिट होती है वो कितनी होनी चाहिए, ±5% होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे 5% कम चल सकती है या उससे 5% ज़्यादा चल सकती है, बस इससे ज़्यादा का वेरिएशन नहीं आना चाहिए, ठीक है।
साइज एंड शेप के बारे में, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर से। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनोलेप्टिक में, तो ऑर्गेनोलेप्टिक में हम कलर का इवैल्यूएशन किससे करते हैं, हम रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से करते हैं, और दूसरा हम माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर से करते हैं। ठीक, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में वो करते हैं। बस आप इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रख लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही इतने से अगर क्वेश्चन आएगा भी तो यहीं से आ जाएगा, नहीं तो अगर इवैल्यूएशन टेस्ट से क्वेश्चन पूछना होगा तो और आगे जो टेस्ट है उनसे थोड़ा और ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, ये डायग्राम है आपका वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, जो आपने यूज़ किया होगा। आई थिंक 11th-12th ग्रेड्स में भी इसका प्रैक्टिकल है, तो उस टाइम पे भी यूज़ किया होगा। नहीं यूज़ किया तो आपके बैचलर्स में तो आपने जब टैबलेट्स का ये टेस्ट परफॉर्म किए होंगे तो वहाँ पे आपने जरूर यूज़ किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्डनेस टेस्ट। इसी को हार्डनेस और इसी को क्रशिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। हार्डनेस क्या कि टैबलेट कितनी हार्ड है, और इसको मेजर कैसे करते हैं हम, फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द टैबलेट। टैबलेट को ब्रेक करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे वो जितना फोर्स लगेगी उसको ब्रेक करने में, उतना ही वो हमारा टैबलेट की क्या हो जाती है, वो हार्डनेस की वैल्यू आ जाती है। और हार्डनेस जो टैबलेट की है वो किसको किसको इफेक्ट करती है, वो डायरेक्टली हमारे पास डिसोल्यूशन बिहेवियर या डिसइंटीग्रेशन को अफेक्ट करती है। कैसे, टैबलेट जितना हार्ड होगा उसके ब्रेक डाउन होने में उतना ही टाइम लगेगा, और जितना ही ज़्यादा टाइम लगेगा ब्रेक डाउन होने में उतना ही ज़्यादा उसका टाइम लगेगा डिसोल्यूशन। ठीक, तो ये हमारे पास टैबलेट हार्डनेस टेस्ट की बात है। अब हार्डनेस टेस्ट मेजर किसके द्वारा किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है कुछ, एक है मॉन्सेंटो और स्टोक्स हार्डनेस टेस्टर। ठीक है, दूसरा है हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोब टेस्टर, नेक्स्ट है हमारे पास फाइजर टेस्टर, और उसके बाद हमारे पास इरवेका टेस्टर है। ठीक है, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद रख लो, इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, और जिसमें से हमारे पास अलग अलग जो टेस्टर्स हैं वो अलग अलग उसमें रिजल्ट देते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि जो ये टेस्ट वो है ये किस उसमें रिजल्ट देगा। जैसे कि हमारे पास जो मॉन्सेंटो का टेस्टर है, ये हमारा जो हार्डनेस किस में बताता है, ये बताता है केजी में। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इरवेका का टेस्टर है, ये भी हमारे पास केजी में हार्डनेस बताता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास किस में होते हैं, एलबीपीएस में बताते हैं, तो इससे कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि डायरेक्ट हमारे पास केजी में ही बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है वो हमारे मेनली सारे मैंने जो डाले वो हार्डनेस टेस्टर आपको किस में बताते हैं, वो केजी में ही स्ट्रेंथ बताते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अब देखो टैबलेट्स और उसकी हार्डनेस की लिमिट्स। ठीक है, कि अगर जैसे पूछ ले जाएगी कि अगर हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं तो सॉफ्ट टैबलेट्स का कितना होना चाहिए, हार्ड का कितना होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर सॉफ्ट टैबलेट है तो उसका 2 kg रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट है तो उसकी 8 kg आनी चाहिए। जनरल जो नॉर्मल टैबलेट्स है उसकी 4 kg आनी चाहिए। अगर कोई हार्ड टैबलेट बन रहा है तो उसकी 6 kg आनी चाहिए। और इफरवेसेंट टैबलेट्स की सबसे कम, क्योंकि वो सबसे जल्दी डिजॉल्व होती है, 1.3। अब देखो ये यहाँ पे डायग्राम आप देखो, ये मॉन्सेंटो टेस्टर का वो है, यहाँ बीच में हम टैबलेट को रखते हैं और ऊपर से इसको हम स्क्रू टाइट करते जाते हैं और प्रेस्ट लगाते हैं। जिस टाइप पे टैबलेट ब्रेक कर गई, यहाँ से हम उस उतने केजी की रीडिंग नोट कर लेंगे और वो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल टैबलेट की जो रीडिंग आती है वो कितनी आनी चाहिए, नॉर्मल टैबलेट की रीडिंग आनी चाहिए 4 kg की, और उसके अलावा डिफरेंट अदर टैबलेट्स की अदर रीडिंग्स देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, ऑफिशियल टेस्ट। ऑफिशियल टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑफिशियल टेस्ट अभी तक हमने जितने देखे वो अनऑफिशियल टेस्ट है, अनऑफिशियल टेस्ट सारे हो गए। अब जो है वो ऑफिशियल टेस्ट है, ये थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला जो टेस्ट है वो फ्राइबिलिटी है। फ्राइबिलिटी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, रोचे फाइबिलेटर। देखो मैं एकदम शॉर्ट में टू द पॉइंट नोट्स लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा पढ़ने का आपके पास सब टाइम नहीं है इन डिटेल, क्योंकि इन डिटेल पढ़ना हो तो आप बुक पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं आपको एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प कंटेंट दे रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चंस हो जाएं, बस बाकी आपको आगे जाके चीज़ें सारी सीख लोगे। जब प्रैक्टिकल करोगे मास्टर्स में तो सारी चीज़ें समझ में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है। ठीक है, और अगर जिसने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उसके लिए ये और बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसका एक कंप्लीट टू द पॉइंट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो आरपीएम में हम यूज़ करते हैं 25 आरपीएम में, और उसके बाद हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 4 मिनट्स का होता है। जो 4 मिनट्स हम 25 आरपीएम में लेंगे तो टोटल रिवॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 100। अब टैबलेट जो इसमें फॉल होती है वो कितनी, 6 इंचेस से फॉल होती है और कभी 15 सेंटीमीटर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास लिमिट जो होनी चाहिए वो हमारे पास जो यूएसपी की लिमिट है वो 0.5 to 1% है, और जो आईपी की लिमिट है वो 1% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एक ये क्या है, वो फ्राइबिलिटी। इसको कैलकुलेट किससे करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है फ्राइबिलिटी का परसेंट। सबसे पहले हम टैबलेट का इनिशियल वेट लेंगे, 1 मिनट को मैं बताता हूँ। हाँ, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा ये रोचे फ्राइबेटर की इमेज है, यहाँ पे हमने टैबलेट को ऐसे रख दिया। अब इसको हम रोटेट करते रहेंगे। ठीक है, हमने सेट कर दिया 25 आरपीएम पे 4 मिनट रोटेट होगा। तो इसको सबसे पहले हमने इनिशियल वेट दिया, उसके बाद हमने इसको रोटेट करने के लिए छोड़ दिया। अब वो रोटेट हो रहा है।
ठीक है। 4 मिनट बाद जब रुका तो कुछ टैबलेट के पार्ट टूट जाएंगे कंप्लीट, क्योंकि कई सारी टैबलेट्स है वो रोटेट हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वो हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल वेट लेंगे उसका, जो कि फाइनल सिंगल टैबलेट से भी कर सकते हैं, इसका फाइनल वेट लेंगे। अब इनिशियल वेट से डिवाइड कर देंगे, तो जो परसेंट आना है वेरिएशन यूएसपी के हिसाब से, वो वेरिएशन 0.5 to 1% के बीच में होना चाहिए, और आईपी के हिसाब से वो वेरिएशन 1% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा लिमिट है इसकी, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन लिमिट से भी पूछ सकते हैं, और कभी कभी फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था फायबिलिटी के बारे में बात हुई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला जो है वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन में क्या होता है कि जैसे अलग अलग टैबलेट्स का वेट अलग अलग हो सकता है, तो उसके हिसाब से कैसे करते हैं हम उसको टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 20 टैबलेट्स लिए, उसका हमने इंडिविजुअल वेट ले लिया, ठीक है। अब उस इंडिविजुअल वेट की हेल्प से हम उसका क्या करेंगे, हम उसका निकालेंगे एवरेज वेट। उस इंडिविजुअल वेट की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे उसका एवरेज वेट। अब उस एवरेज वेट से हम क्या करेंगे कि जो एवरेज वेट है किसी भी 2 टैबलेट का, जो एवरेज वेट है 2 टैबलेट से ज़्यादा का एवरेज वेट, जो नहीं सॉरी 2 टैबलेट से ज़्यादा का इंडिविजुअल वेट जो है वो एवरेज वेट से डेविएट नहीं करना चाहिए। जैसे हमने 20 लिया, अब 20 में से पर टैबलेट का मान लेते हैं हम कितना है, पर टैबलेट का किसी का ओवरऑल एवरेज वेट हमारा कितना आएगा, ओवरऑल एवरेज वेट हमारा आया कितना, मान लो हमने 20 टैबलेट्स लिया, ओवरऑल एवरेज वेट आया हमारे पास 220, ठीक है। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, अब हमारे पास कितना आया, जो एवरेज वेट कितना आएगा, एवरेज वेट आया 20 टैबलेट्स का हमारे पास आ गया 11 mg आ गया, मान लो 11 mg की 20 टैबलेट्स आ गई। अब इसमें से 20 में से केवल 2 टैबलेट्स ऐसी हो सकती हैं जो इस 11 mg से कम हो या ज़्यादा हो। अगर 2 से ज़्यादा टैबलेट्स ऐसी हैं जो इस 11 mg से डेविएट कर रही हैं, तो फिर हमारा नहीं हो सकता। और वो डेविएट भी कितना होना है, ऐसा नहीं कि 11 के बाद वो एक 15 पहुंच गई, दूसरी 7 पहुंच गई, इतना भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। डेविएशन कितना होना चाहिए वो हम देखेंगे लिमिट्स में, वो लिमिट्स क्या है देखते हैं आगे, ठीक है। जो डेविएशन है वो होना चाहिए इस लिमिट के हिसाब से। अगर आईपी की बात करें और यूएसपी की बात करें और साथ में परसेंट डेविएशन, अब उस पर डिपेंड करता है टैबलेट की वेट पे। अगर टैबलेट जो है वो 80 mg या लेस है और यूएसपी के हिसाब से 130 mg या लेस है, तो हम क्या बोलेंगे, वो डेविएशन 10% का हो सकता है। और अगर 80 to 250 के बीच में है एज पर आईपी एंड 130 to 324 है एज पर यूएसपी, तो जो डेविएशन है वो 7.5% का हो सकता है। और अगर 250 mg से ज़्यादा की है और 324 mg से ज़्यादा की है, तो वो है 5% का डेविएशन हो सकता है। इसमें ये समझ सकते हो कि जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे परसेंट डेविएशन कम हो रहा है। समझ गए बात को। तो ये एक लिमिट है वेट वेरिएशन टेस्ट की एज पर आईपी एंड एज पर यूएसपी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट किसके बारे में देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफिशियल टेस्ट में हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट क्या होता है कि जो हमारे टैबलेट्स हैं उनका जो कंटेंट है वो टोटली यूनिफॉर्म है कि नहीं, ठीक है। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट में हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम टोटल टैबलेट्स 30 टैबलेट्स लेते हैं। उस 30 टैबलेट्स में सबसे पहले हम फर्स्ट 10 टैबलेट्स का इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट 10 टैबलेट्स का हम पहले ऐसे करेंगे, उसके बाद हम रिमेनिंग 9 पे जाएंगे, रिमेनिंग 20 पे जाएंगे। और उस फर्स्ट 10 में रिजल्ट हमें क्या आना चाहिए, अगर जो 9 टैबलेट्स हैं उनका जो कंटेंट वो है वो 85 to 115 के बीच में है, मतलब क्या है प्लस माइनस 15% का वेरिएशन अगर हमारे पास 9 टैबलेट्स में मिल रहा है, ठीक। और जो ओवरऑल जो 10th टैबलेट्स है, 10 टैबलेट्स में जो कंटेंट का मतलब जो 10th टैबलेट्स है, मतलब इस 9 का इसमें आ गया, जो एक रिमेनिंग टैबलेट है उसका भी वेरिएशन कितना प्लस माइनस 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तब तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। बट अगर इन दोनों में कोई भी कंडीशन डेविएट कर गई तो जो रिमेनिंग टैबलेट है उनके में से 20 आउट ऑफ 20 का वेट हमारा 85 to 115 के बीच में आना चाहिए। तब हम ये कहेंगे कि जो कंटेंट है उसका वो है यूनिफॉर्म कंटेंट। अदरवाइज क्या है कि उसके कंटेंट में कुछ डेविएशन है। बात समझ में आ गई। तो ये एक कंप्लीट था कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के बारे में। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, जैसे हमने आगे भी पढ़ा था कि डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होता है, जो टैबलेट के ब्रेकडाउन को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। उसमें हमारा जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है उसके बारे में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि टैबलेट्स कितनी टैबलेट सेलेक्ट करते हैं हम लोग 6, क्योंकि ये जो मैं डाटा दे रहा हूँ ना मेन क्वेश्चन इसी से बनते हैं। बाकी आप थ्योरी पढ़ोगे ठीक है, वो अपने नॉलेज के लिए पढ़ो, अच्छी बात है, बट जो डाटा है क्वेश्चन इसी से बन के आते हैं, ठीक है। तो डाटा का ध्यान रखना। ग्लास ट्यूब जो है उस कितनी ग्लास ट्यूब्स होती है, 6 ग्लास ट्यूब्स होती हैं और उनकी साइज कितनी होती है 3 इंचेस की साइज होती है ग्लास ट्यूब की, ठीक है। मेश साइज जो होता है वो मेश साइज एज पर यूएसपी की बात करेंगे तो मेश साइज 10 होता है 1.7 mm, एंड एज पर अगर हम आईपी की बात करेंगे तो 8 मेश साइज होता है 2 mm की। टेम्परेचर 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पीड अगर हम बात करें तो 28 to 30
2 RPM के स्पीड पर रोटेट होता है। अप एंड डाउन डिस्टेंस की बात करें तो 5 to 6 सेंटीमीटर होता है। और अगर हम मीडिया की बात करें तो 900 ml साइमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड लेते हैं, 0.1 नॉर्मल SCl। हम जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है उसके साइमुलेट लेते हैं। अब देखो, अगर इसके डायग्राम में तुम देखोगे यहाँ पर, तो ये रहा हमारे पास, क्या आता है कि ये हमारा एक डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स है। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके 6 ट्यूब्स बनी होती हैं जिसमें अंदर हम टैबलेट को रखते हैं। उसके ये जो होता है ये अप डाउन का मूवमेंट शो करता है, ठीक है, अप जाएगा डाउन जाएगा। तो जो ये हमारे पास अप एंड डाउन डिस्टेंस है वो 5 to 6 सेंटीमीटर। और RPM क्या होता है कि 28 to 32 टाइम्स 1 मिनट में अप एंड डाउन का मोशन ये शो करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन चेक करते हैं। और डिसइंटीग्रेशन का जो डाटा है वो मीडिया और टाइम के हिसाब से, टैबलेट के हिसाब से वेरी करता है। कैसे वेरी करता है हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। क्या है, ये रहा हमारे पास टाइप्स ऑफ टैबलेट और इसका डिसइंटीग्रेशन मीडिया के हिसाब से डाटा। अगर हमारे पास डिस्पर्सिबल टैबलेट्स है, ठीक है, तो जो हमारे पास डिसइंटीग्रेशन टाइम है उसका, ठीक है, वो कितना होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, ये हमारा जो ये वाला डाटा है, ठीक है, ये एज पर IP है। ये दूसरा जो डाटा ये एज पर USP, ठीक है। इसको आप याद नोट कर लो। मैं इसमें नोट्स डालने से पहले मैं इसको एडिट कर दूंगा। ये एज पर IP है, ये एज पर USP है, ठीक है। अगर हमारे दो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स वो वाटर में, उसका जो डिसइंटीग्रेशन है वो लेस देन 3 मिनट्स में हो जाना चाहिए। दोनों में सेम है, थोड़ा सा हल्का सा एक या दो जगह डिफरेंस है, उसको याद कर लो, बाकी डाटा दोनों का सेम ही है। इफरवेसेंट टैबलेट्स की बात करेंगे तो वाटर में लेस देन 5 मिनट्स में, ये भी लेस देन 5 मिनट्स में। और 5 लेस देन 5 मतलब 5 मिनट्स या उससे कम, ठीक है। सेम ऐसे लेस देन 3 मतलब 3 मिनट्स या उससे कम। अनकोटेड टैबलेट की बात करें तो वाटर में 15 मिनट्स या उससे कम में, एज पर IP एंड एज पर USP 30 मिनट्स या उससे कम। ये एक डिफरेंस है। फिर अगर हम फिल्म कोटेड टैबलेट की बात करें तो इसको हम वाटर में भी कर सकते हैं और 0.1 नॉर्मल SCl में भी करते हैं। इसमें लेस देन 30 मिनट्स और इसमें भी लेस देन 30 मिनट्स या उससे कम। शुगर कोटेड टैबलेट्स की बात करें तो इसको हम वाटर में टेस्ट करेंगे, दोनों में 1 आवर तक में हो जाना चाहिए। अब इंटेरिक कोटेड टैबलेट दो फॉर्म में चेक करते हैं। एक में हम चेक करते हैं 0.1 मोल SCl में और दूसरा चेक करते हैं फॉस्फेट बफर में। तो एज पर जो हमारे पास IP है वो क्या होता है, 0.1 मोल SCl में 120 ml और लेस होना चाहिए और USP में 60 ml और लेस होना चाहिए। और फॉस्फेट बफर में इसका उल्टा हो जाता है, 60 ml या लेस, 60 मिनट या लेस और या 120 मिनट और लेस, ठीक है। तो ये एक डिसइंटीग्रेशन मीडिया है। तो अगर आप देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक डाटा याद कर लो बस, IP या USP का याद कर लो, एक डाटा याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा ये ना करो कि IP का भी याद करूँ मैं, डिसइंटीग्रेशन का भी, इसका भी याद करो तो कन्फ्यूज हो जाओगे। अगर आप एक भी लेके याद करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो एक सिंगल डाटा आप लेके याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या था, ऑफिशियल टेस्ट के बारे में बात थी। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। एक ऑफिशियल टेस्ट रह गया, रिजोल्यूशन टेस्ट। वो मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं कवर किया क्योंकि मैं उसको क्योंकि उसके जो ऑपरेटर्स हैं वो याद करने में लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं उसको एक ट्रिक के साथ कवर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि टैबलेट का जो टॉपिक है उसको हम एंड कर दें, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसके PYQs डिस्कस करके नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो एक बार आप लोग फिर से रिकॉल करो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और साथ में वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें, इतना अच्छा कंटेंट आपको निकाल के लाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो उसका थोड़ा सा अप्रिशिएट करो। एक कमेंट तो ज़रूर करो कि कैसे लगी आपकी चीज़ें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पेज जाके ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स और शेड्यूल सब कुछ मैं वहीं पे देता रहता हूँ, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।